हेलो दोस्तों, यूपीएपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज 182 यानी 182 पोस्ट हैं। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 2022 में आया था 69 पोस्ट के लिए। तो उस समय जो पेपर हुआ था प्री एग्जाम एपीओ का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है प्री के सिलेबस में, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी जोड़ दिया गया है और नए वाले जो कानून है उनको जोड़ दिया गया है। तो ये जो पेपर था वो पुराने वाले जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें जो जीके वाला पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चन और जो लॉ वाला पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चन है। तो हम पूरा 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे और इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा। आप इन क्वेश्चन पर विश्वास करके और पेपर पैटर्न को समझकर इसी तरह से 2025 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं 2022 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है, ये जीके वाला पेपर है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, इनसे रिलेटेड जो हमें मैचिंग करनी है, सदस्यों की पदावधि और उनकी सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? वो है आपका आर्टिकल 316। और जो लोक सेवा आयोग के कृत्य होते हैं, जो फंक्शन है उसके, वो है आर्टिकल 320। और लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं, खर्चे, वो है आपका आर्टिकल 322। और लोक सेवा आयोग के जो प्रतिवेदन है वो आपका है आर्टिकल 323। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हुआ वो हो गया ए। उसके बाद अब जल्दी जल्दी से, मतलब मैं आंसर लगाता चलूंगा, इतना पढ़ने में टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर लगाते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए। नेक्स्ट है, 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संधि हुई? तो लॉर्ड डफरिन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, ये मैचिंग है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है? तो इसमें आपका आएगा कोलोन, आपका जो है वो राइन नदी के किनारे पर है। बसरा आपका जो है वो शतल शरब इसके किनारे पर है। और दियार बाकिर आपका जो है वो टाइग्रिस जो होता है उसकी यानी टिग्रिस। और टिम्बकटू आपका जो है नाइजर नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, वो है समुद्री ज्वार का जो कारण है वो क्या होता है? तो वो है गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। उसके बाद ऐतिहासिक स्थल हैं और उत्तर प्रदेश के, यूपी स्पेशल से है, और डिस्ट्रिक्ट हैं ये कि ऐतिहासिक स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर रहेगा आपका श्रृंगीराम, यानी ये पूछा है कि कौन सा मैचिंग नहीं है। तो श्रृंगीराम जो है वो आपका श्रावस्ती में नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो ये उज्बेकिस्तान है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का जो वास्तुकार था वो कौन था? वो था आपका जॉर्ज विटेट। उसके बाद भारतीय संविधान धन में जो धन विधेयक है उसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे दी हुई है? तो वो दी हुई है आर्टिकल 110 में। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो मैचिंग में पूछा है कि कौन सा इसमें से मैचिंग नहीं है सही से, तो वो है 98 में राष्ट्रपति भवन का सचिवालय, क्योंकि इसमें संसद का सचिवालय दे रखा है, बाकी इसमें मैचिंग है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका बेंजामिन डिसरेली ने। तो 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो ये है विक्टोरिया झील। उसके बाद बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, सही है। 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ये भी आपका सही है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका, फेदोमीटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? फेदोमीटर जो आपका वो सागर की गहराई नापने के लिए किया जाता है। पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है आपके सुभाष चंद्र गर्ग। उसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ये आपका जो है वो करंट से रिलेटेड है, तो इसको आप हटा दीजिए। उसके बाद 16 क्वेश्चन है आपका मैचिंग से रिलेटेड, हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री का है। देखो उसमें इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, देखिए
और जबकि जो सिलेबस है उसमें आपका तब भी आपका इंडियन हिस्ट्री, हाँ इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आ जाएगा, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो अलग से दे रखा है। तो एंशियंट हिस्ट्री का भी जो है इसमें क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। और शासकीय राजवंश और इनसे राजधानी जो है वो पूछा है कि मैचिंग करना है। तो मैचिंग के लिए जो ऑप्शन है इसमें ऊपर दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं 16 का। तो ये है आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 15वां वित्त आयोग के सदस्यों में से कौन सा इसका एक सदस्य नहीं है। तो वैसे तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। ये है आपका केसी नियोगी, 15वें वित्त आयोग के जो सदस्य हैं नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में। तो सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या की थी, ये स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है। यवन को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो ये गलत है। यहाँ पे कितने किए थे? 2। तो इसमें से आंसर जो है वो पहला वाला सही है। पेटोलॉजी मिट्टी से रिलेटेड है। पेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सॉइल। उसके बाद में किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? तो ये है लाला हरदयाल। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? तो वो किया था विलियम एस गॉर्डन ने। उसके बाद किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा था? तो ये थे आपके CR दास, चित्तरंजन दास। तारीख रशीदी के लेखक कौन थे? तो तारीख रशीदी के जो लेखक थे वो मिर्जा हैदर दुगलत, ये थे मिर्जा हैदर दुगलत। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 वो है कि अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है पर्वत श्रेणी, उसके संदर्भ में पूछा है कि कौन सा सही है। तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात सही है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये गलत है। भूमध्य रेखा के निकट है ये, लेकिन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो करंट अफेयर से है, तो इसको आपको देखना नहीं है। नेक्स्ट 26 आपका आएगा कार्बन रेशे के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, ये बात सही है। और कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल और एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं, ये भी बात सही है। तो इस तरह से दोनों आपके जो वो हैं स्टेटमेंट वो सही है। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध लिस्टेड किया गया है? तो ये है आपका 7वीं जो शेड्यूल है, जिसमें तीनों सूचियों के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका ये करंट अफेयर का है 28 क्वेश्चन, तो ये भी छोड़ दीजिए। यानी ये देख लीजिए कि ये एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब, मतलब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा है। तो ये ध्यान रखना है कि 2025 में जब पेपर हो तो आपको स्पोर्ट्स से आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद 29 है कि समुद्री घास जो किस चीज के स्रोत है? तो वो आयोडीन के। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है स्टेटमेंट? तो ये आपका जो है ऑप्शन, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी, ये गलत है। और यह एक संवैधानिक निकाय है, ये बात सही है। तो इसका हो गया ऑप्शन आपका 30 का डी, यानी दूसरा वाला सही था। 2 अक्टूबर को नहीं हुई थी, वो 12 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद जियोमारा कास्त्रो किस देश की? तो ये भी आपका करंट का हो गया। उसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे है? तो ये जो कीव राजधानी है यूक्रेन की वो है आपकी नीपर नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची जो किस जैन ग्रंथ में मिलती है? तो ये है आपका भगवती सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? तो इसमें से आपका आएगा सही पूछ रहा है। तो ब्रह्मांड की जो कुल एनर्जी स्थिरांक है जो है वो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है कि ना तो नष्ट किया जा सकता है, वो वाला जो सिद्धांत है आपका। ये मतलब जो परिवर्तन का नियम जो होता है कि इसको परिवर्तित किया जा सकता है, बस ना तो चेंज किया जा सकता है ना कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। 1921 में प्रकाशित एक पत्र था गांधी वर्सेस लेनिन, इनके लेखक कौन थे? तो इनके लेखक जो थे वो ऐसे
डांगे थे। उसके बाद में पंजाब के रोहतास दुर्ग का जो निर्माण करता था वो कौन था, तो वो थे शेरशाह सूरी। हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जन्म दर के संबंध में स्टेटमेंट पूछा है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। नगरीकरण यानी जैसे ही नगरीकरण होगा, विकास जो है वो जन्म दर जो है वो कम होगा। तो ये बात क्या है, ये बात सही है। और एजुकेशन अगर रहेगी तो उससे जन्म दर से वो डायरेक्ट संबंध है उसका, कि जन्म दर जो वो एजुकेशन कम रहेगी तो जन्म दर कम जो है वो उच्च साक्षरता का दर का निम्न जन्म दर यानी जन्म दर निम्न रहेगी अगर उच्च साक्षरता रहेगी, तो इस डायरेक्ट संबंध है इसका। यहाँ पे 37 का जो है वो हो गया आपका, दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद 38 क्वेश्चन आपका करंट से है, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है आपका यहाँ पे आएगा आपका जो एंडीज है। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 40, वो है हिस्ट्री से। मराठों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो आपकी, मतलब शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, ये बात जो है वो सही है। उसके बाद रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी, तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। वे 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी, तो 41 का ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था, ये स्टेटमेंट जो वो गलत है। उसके बाद में भारत के संविधान की जो स्वीकृति की तिथि है वो कौन सी है, तो वो है आपका जो प्रियम्बल में लिखा है 26 नवंबर 1949। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो 1990 का है, 1919 का है, उसका पर्पज क्या है, तो उसका जो पर्पज है वो है दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना, यानी इसमें द्वैत शासन जो वो लागू किया गया था प्रांतों में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 44 सेक्शन, ये कहता है, साइंस का क्वेश्चन है, तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये डॉपलर इफेक्ट पर कार्य करते हैं। किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी, तो एहोल अभिलेख की जो रचना की थी वो रवि कीर्ति ने की थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2022 वाला। उसके बाद 47 जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है, किस पर आधारित है, तो ये आपका संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उसके बाद नेक्स्ट ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो 49 है वो स्टेटमेंट और रीजन से रिलेटेड है, साइंस का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद रीजन क्या है इसका, कि जो वंशागति है, हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के ट्रांसफर की प्रक्रिया है, तो ये बात भी सही है। यानी कथन जो वो इसकी व्याख्या, कथन की व्याख्या जो वो रीजन कर रहा है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर जीके का, वो है कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ज्योग्राफी से है, तो ये है आपका बेंगुला धारा। तो इस तरह से आपके जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपके लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर आते हैं। 51 सीआरपीसी से 166A सीआरपीसी की धारा, इसके अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी होती है तो दांडिक न्यायालय क्या जारी करते हैं, अनुरोध पत्र। 52 पुलिस एक्ट की कौन सी धारा जो है वो विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है, तो विशेष पुलिस अधिकारी से जो संबंधित है वो धारा 17 है। अंकीय हस्ताक्षर का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इसके बारे में सेक्शन जो है वो कौन सी प्रावधान करती है, 73A। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 195A जो सेक्शन है आईपीसी की, वो किस चीज से संबंधित है, तो वो है मिथ्या साक्ष्य देने हेतु
धमकी। फिर पुलिस रेगुलेशन से क्वेश्चन है कि किस पैरा के अंतर्गत में ये कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का जो मृत्युकालिक कथन डीडी है वो तत्काल दर्ज किया जाना है। तो ये रेगुलेशन का, पुलिस रेगुलेशन के पैरा से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पैरा 115 है, उसमें साफ साफ लिखा है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, सीआरपीसी के अधीन किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है। तो ये जो सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल होता है उसका पहला ही जो सेक्शन है जहां से शुरू होता है ट्रायल, तो उसी में सेक्शन 207 आपका, जिसमें दस्तावेजों की प्रतिलिपि, यानी जैसे 238 में कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल होता है तो वहां पे भी ये लिखा है कि 207 के अधीन दस्तावेजों की प्रतिलिपि जो वो अभियुक्त को दे देनी चाहिए। उसके बाद जो 57 जो सेक्शन है वो क्या कहती है, 57 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है वो किससे रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 5 आपका दस्तावेजी साक्ष्य, 4 आपका मौखिक साक्ष्य से संबंधित है। सीआरपीसी में जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनसे सदाचार के लिए जो प्रतिभूति की मांग की जाती है तो वो किस धारा के अधीन है, 110 के अधीन। उसके बाद 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों, 5 या 5 से अधिक सदस्यों के विधिविरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य के द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है आपका, बलवा। उसके बाद में रियोटिंग, मतलब पुलिस एक्ट की कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है, तो ये है आपकी सेक्शन 21। उसके बाद पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय जो है वो घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित मैच मतलब नहीं है, तो इसमें आपका जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा जो गिरफ्तारी है वो 44 सेक्शन में है और इसमें 45 दे रखा है, तो ये मैचिंग नहीं है। उसके बाद डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद जो है वो सह अपराधी की परिभाषा से संबंधित है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, पुलिस एक्ट के अंतर्गत में कौन सा शब्द ढोर में सम्मिलित नहीं है, तो ढोर में आपका कौन सा नहीं आता है, कुत्ता, डॉग। किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान है सीआरपीसी में, तो ये आपका 304 यानी 304 सेक्शन है। उसके बाद में 66 क्वेश्चन आपका, पुलिस एक्ट में सामान्य डायरी से संबंधित जो प्रावधान है वो किस सेक्शन में है, पुलिस एक्ट की में किस धारा में है, तो वो है आपका धारा जो 44 है। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में से पूछा है कि अंकीय जो डिजिटल सिग्नेचर की राय उससे संबंधित जो प्रावधान है डिजिटल सिग्नेचर की राय से संबंधित, तो वो है आपका धारा 47A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, आईपीसी में डकैती के लिए तैयारी करना ये किस धारा में है, तो ये आपका सेक्शन 399। उसके बाद में एमपीसी से पूछ रहा है कि जो एमपीसी है यानी मैप प्लान एंड चार्ट, इसके कथनों की सुसंगति जो है वो किस धारा में दी हुई है, तो ये आपका 36 जो सेक्शन है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 70 क्वेश्चन, मैचिंग से रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट से, तो ये आपका जो है वो है याददाश्त पुनः ताजा करना, ये आपका 159 है। उसके बाद मृत्युकालिक कथन आपका 32(1) में दिया हुआ है, सूचक प्रश्न आपके 141, पक्षद्रोही साक्षी आपका 154, तो ये आपका बन गया 1, 3, 4, 2, तो ये बन गया। इसके बाद में 71 क्वेश्चन आपका, 71 क्वेश्चन क्या कहता है, डाक या सीआरपीसी से है, डाक या तार घर की तलाशी का वारंट जो वो कौन जारी कर सकता है, तो डीएम या सीजेएम, ये आपका 93 सेक्शन जो है वहां से पूछा है। उसके बाद में कौन सी धारा सेकेंडरी एविडेंस की ग्राह्यता, तृतीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है, तो ये आपका सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके बाद में ये इलस्ट्रेशन है, पूछा है कि ए यह को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और यह की थैली मांगता है, फलस्वरूप क्या होता है, जो यह है यानी एक्स अपनी थैली को दे देता है, तो पिस्तौल यहाँ पे दिखलाइए तो तत्काल भय यहाँ पे हो गया है एक्सटॉर्शन करते में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लूट,
तो ये एक्सटॉर्शन आपका रॉबरी बन गया। कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है? तो ये सीआरपीसी की जो सेक्शन 97 है उससे रिलेटेड है। उसके बाद में 75 क्वेश्चन आपका आईपीसी से है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी डेफिनेशन किस सेक्शन में दी हुई है? तो 354 ए सेक्शन में। उसके बाद में एविडेंस में धारा 14 जो है 14, उसमें मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में कौन सा नहीं है? तो इसमें आप जो पढ़ते हैं हम वो है किंग रिग। तो किंग रिग आपका है, तो यानी किंग में से के यहाँ पे नॉलेज आ गया है और एन यानी उपेक्षा यानी नेग्लिजेंस आ गया है, नॉलेज आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे गुड फेथ आ गया है। अब ये है मोटिव जो कि धारा 8 से है, तो इस तरह से ये नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 77 यानी पुलिस एक्ट की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है? तो ये है आपका सेक्शन 8 पुलिस एक्ट का। उसके बाद 78 सेक्शन 78 क्वेश्चन कि आईपीसी में किस सेक्शन में है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के सेपरेशन के दौरान उससे इंटरकोर्स किया जाता है या कोएबिटेशन किया जाता है। तो 78 का जो है वो 376 बी जो है आपका वो है, यानी 376 बी ये सेपरेशन के दौरान है, यानी सेपरेट कर देना, बांट देना, दोनों को अलग अलग कर देना। तो बे से आपका हो गया बांट देना और बे से आपका 376 बी हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है पृथक्करण के दौरान। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 पुलिस रेगुलेशन का कौन सा चैप्टर है जो कि गिरफ्तारी, जमानत और कस्टडी यानी अभिरक्षा से संबंधित है? तो वो है चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट है कि एक पुलिस ऑफिसर है वो बे को यह कन्फेस करने के लिए कि उसने अपराध किया है, उसको इंड्यूस करने के लिए यानी उत्प्रेरित करने के लिए यातनाएं देता है। तो ये आपका जो है सेक्शन 330 आईपीसी से है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो मैचिंग से रिलेटेड है कि कौन सा इनमें से सही मैच है। तो वो है आपका जो अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न है वो आपका 151 जो है ये जो दे रखा है ये गलत है, तो अशिष्ट और कलंकात्मक आपके जो है वो 150 में हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका ये है आपका जो दंड विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा धारा 100 में जो 7 हैं वो खंड जो 7वां खंड है, 7 खंड जो है उनमें से जो 7वां खंड है वो आपका कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जो 13 है 2013 का जो संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा। तो धारा 100 में जो है आईपीसी में कौन कौन से हैं वो है आपका DGRUKWA, इसको बोलते हैं डीजी साहब बोलते हैं ना, डीजी साहब, तो डीजी रुकवा, तो डीजी रुकवा। तो डेथ हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, रेप हो गया, अननेचुरल ऑफेंस हो गया, किडनैपिंग हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, लास्ट आपका एसिड अटैक हो गया। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सीआरपीसी 433 433 के अंतर्गत में जो दंडादेश के लघुकरण की शक्ति है वो किसकी होती है? तो वो समुचित सरकार जो होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है उसकी पावर। उसके बाद में एविडेंस का क्वेश्चन है कि कौन सी सेक्शन कहती है पुलिस ऑफिसर पर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य उस पर इम्पोज करती है, अध्यारोपित करती है। तो ये है 76 जो प्रमाणित प्रति की परिभाषा भी देती है। तो 84 के बाद में जो नेक्स्ट है आपका 85। तो 85 क्या कहता है? आईपीसी की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा है जो एकांत परिरोध से संबंधित है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उससे रिलेटेड है। तो वो है आपका 73 74 है, तो एकांत परिरोध से 73 है और 74 में जो उसके अवधि दी हुई है कि किस तरीके से उसको काटना है एकांत परिरोध को। 41 जो सेक्शन है एविडेंस का उसमें पूछा है कि किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख जो है उसमें नहीं है। तो इसमें 41 में पामी है, 4 वर्ड हैं पामी। तो प्रोबेट विषयक है, पी से प्रोबेट विषयक हो गया,
ए से आपका एडमिरल्टी जो है उससे रिलेटेड हो गया, और एम से आपका मैट्रिमोनियल हो गया, और आई से आपका इंसॉल्वेंसी हो गया। तो बचा कौन सा? इसका आंसर रेवेन्यू। तो ये वाला उसमें नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, सीआरपीसी की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था जो वो दी हुई है? तो ये सेक्शन 30 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 88 की पुलिस रेगुलेशन का पैरा 170, इसके अनुसार जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो माल खाने का जो निरीक्षण इंस्पेक्शन करता है वो 1 महीने में 1 बार करता है, यानी मंथली रिवीजन, मंथली इंस्पेक्शन करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो सेक्शन 58 है। उसके बाद में मैचिंग में पूछ रहा है कौन सा मैच, वो कौन सा मैचिंग नहीं है? तो 90 का क्वेश्चन, 90 का आपका सैदोस हानि जो है वो 23 में है, इसमें 24 में दे रखा है, तो ये मैचिंग नहीं है। उसके बाद पुलिस एक्ट की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक जो एसपी है उसको त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है? तो ये आपका जो है वो 30 का क्लॉज 4 जो है उसमें है। तो 91 के बाद में 92 लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, ये आईपीसी के किस चैप्टर के अंतर्गत है? ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 11 है। मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध जो चैप्टर है उसमें है। उसके बाद में जो 93 है वो कहता, वो मैचिंग से रिलेटेड है, इनको मैच करना है। तो ये आपका आएगा आपराधिक मानववध करने का जो प्रयास है वो कहाँ है आपका 308 में, और सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड जो वो कहाँ पर है 309 में, हमला आपका असॉल्ट 351 में, और किडनैपिंग आपका एब्डक्शन मतलब 362 में। तो ये आपका हो गया 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपके इसमें है। उसके बाद 94 सेक्शन जो सीआरपीसी की धारा 409 है 409, इसके अंतर्गत में निम्न में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है? तो 90 जो 409 है उसमें कौन लेता है वापस? वो लेता है कोर्ट ऑफ सेशन का जो जज होता है, यानी सेशन न्यायाधीश जिनको बोलते हैं। उसके बाद में जो 95 है, देखो 95 क्वेश्चन का नंबर भी 95 है यहाँ पे, और सेक्शन जो आंसर है इसका वो भी 95 है। तो ऐसे भी कंफ्यूजन बन जाता है कि 95 क्वेश्चन में 95 ही सेक्शन का पूछा है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी विधि जो तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, ये उससे है, मैक्सिम से। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है 96 कि पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का जो केस है वो किससे रिलेटेड है? तो वो आपका जो है मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, और ये आपका कन्फेशन से भी रिलेटेड है। तो कन्फेशन इसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में। उसके बाद में 97 आता है आपका कि आईपीसी की कौन सी धाराएं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड जो चैप्टर है मतलब वो पूछ रहा है। तो ये आपका 131 से 140 जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है, चैप्टर नंबर जो 7 है। उसके बाद में एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी के संबंध में पूछ रहा है कि दहेज हत्या की जो उपधारणा जो 113 बी में दिया हुआ है वो कब जोड़ी गई है, यानी 113 बी जो है वो कब जोड़ी गई है? तो ये 1986 में जोड़ी गई है। अब 113 ए 113 बी इन दोनों से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो 113 ए जो है वो 1983 और ये बी आपका 1986। तो पहले कौन सा आता है? ए। तो ए पहले है तो इसलिए यहाँ पे ये कम है 1983, और बी बाद में है तो ये बाद में जोड़ी गई है तो 1986। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1983 में कौन सी जोड़ी गई। तो पहले वाला ए पहले आता है तो यहाँ पे भी पहले ही है, 1983 भी पहले आता है 86 से, इसलिए। और 113 बी यानी बी बाद में आता है तो 86 भी 83 से बाद में आता है। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है 83 और 86 में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 99 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है
कि पुलिस एक्ट की कौन सी धारा विशेष पुलिस एक्ट की कौन सी धारा जो है वो विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। तो ये जो धारा है ये है आपकी धारा 18 पुलिस एक्ट की। तो धारा 17 से भी क्वेश्चन पूछ लिया पुलिस एक्ट से, और धारा 18 से भी यहां से पूछ लिया, लगातार 30 से भी पूछा है। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत में लुटेरों या डकैतों को संश्रय देने के लिए, हार्बर देने के लिए, संश्रय बोलते हैं हार्बर देना, संश्रय देना, आश्रय देना, उसको लुटेरों या डकैतों को संश्रय देने के लिए जो शास्ति है वो कहां पर है, तो वो 216 ए जो आपका सेक्शन है आईपीसी का, उसमें। पुलिस रेगुलेशन का कौन सा चैप्टर है जो ग्राम पुलिस से संबंधित है, तो वो है आपका चैप्टर नंबर 9। तो इसमें चैप्टर नंबर जो पुलिस रेगुलेशन का चैप्टर नंबर 8 भी पूछ लिया, 9 भी पूछ लिया। तो ये दोनों ही चैप्टर जो पूछ लिए गए हैं एक ही साथ। उसके बाद में 102 क्वेश्चन इसमें मैचिंग से पूछा है कि कौन सा इनमें से सही मैच जो है वो है। तो ये आपका जो मिथ्या साक्ष्य गणना है वो आपका सही मैच है, बाकी इनमें से कोई भी मैच सही नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो भी मैचिंग से है, वो मिलाना है। तो 103 आपका जो है दोषसिद्धि से जो अपील की जाती है वो है आपका 374 सीआरपीसी। ये है आपका 374, और छोटे मामलों में अपील ना होना ये है आपका 376 में, और दोष मुक्ति के मामलों में जो अपील की जाती है वो आपका की जाती है 378 में, और दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में जो अपील नहीं होती है वो 375 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 3 2 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104, ये आईपीसी का पूछ रहा है कि कौन सी धाराओं में जो है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जो है दिया हुआ है, तो वो कौन सी सेक्शन है 306। 305 में जो है वो शिशु के लिए है, 306 में जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए है। तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण वो 306 में हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 105 क्वेश्चन, यानी एविडेंस की किस धारा के अंतर्गत में प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति जो वो दी गई है, तो वो 165 एब्सोल्यूट पावर जो है या इनहेरेंट पावर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो जज की वो सेक्शन 165 में दी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है 106 ए जो है उसको एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, नहीं जानता वो कि वो किसकी है। ए उसके मालिक को खोज निकालने का प्रयत्न यानी प्रयास किए बिना ही उसे अंगूठी को मतलब बेच देता है। तो ए ने कौन सा अपराध कर दिया, तो ए ने जो है वो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर दिया, मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद में 107 है आपका आर बनाम लूमले, आर वर्सेस लूमले का जो वाद है वो आपका धारा 107 जो जीवित रहने की अवधारणा से संबंधित है उससे रिलेटेड है। उसके बाद में कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से रोकती है, प्रतिबंधित करती है, प्रोहिबिटेड करती है, तो वो है आपका धारा 46 का क्लॉज 1 का जो प्रोवाइजो है वो परंतुक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109, औषधियों में ड्रग्स में जो मिलावट की जाती है आपका वो किस धारा के अंतर्गत है, तो वो 274 सेक्शन आपका। पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निर्देशित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी, तो ये आपका जो है वो आता है पैरा नंबर 39। ये पूरा चैप्टर ही है जो यहाँ से हटा दिया गया है, तो ये वाला चैप्टर अब जो है सीआरपीसी में आ गया, तो यहाँ से ये हटा दिया गया है। उसके बाद में क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी में है। अब उसके बाद में 111 सेक्शन जो 111 क्वेश्चन जो वो क्या कहता है, ए बै की पत्नी को बै के घर से फुसलाकर ले जाता है, तो उसने कौन सा अपराध किया है, तो उसने 498 के अधीन उसको बहलाकर फुसलाकर ले जाने का अपराध किया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 112 नंबर क्वेश्चन,
वो है एक आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किया जाता है, यानी जो चार्ज है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो फ्रेम किया जाता है किसके द्वारा, तो ये फ्रेम किसके द्वारा किया जाता है, कोर्ट के द्वारा। रेप की जो विक्टिम होती है उसकी पहचान के प्रकटीकरण को कौन सी धारा जो मना करती है, दंडित करती है, तो वो है सेक्शन 228A। एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त एम्पावर्ड न होते हुए संपत्ति को सीआरपीसी की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है मजिस्ट्रेट और उसका विक्रय करता है, तो ये उसकी कार्यवाही जो वो क्या हो गई, शून्य होगी। मतलब सशक्त एम्पावर्ड नहीं होते हुए संपत्ति को कुर्की कर रहा है तो उसकी कार्यवाही जो वो शून्य हो जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन, ये है सीआरपीसी की धारा 306 में, सीआरपीसी की धारा 306 में से अपराधी को जो क्षमादान दिए जाने का प्रावधान है वो कब दिया जाता है, तो ये आपका वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का, सही फैक्ट का डिस्क्लोज करने का जो प्रॉमिस दे देता है तो उसको क्षमादान दे दिया जाता है। धारा 122 के अंतर्गत जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं, वो किसको मिले हुए हैं, विशेषाधिकार 122 के अंतर्गत पूछ रहा है तो वो पति और पत्नी इनको मिले हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117, एक्स की सहदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ के घर में ए जो है वो पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, तो इसने क्या किया है, रिष्टि का अपराध किया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 113A, पहले 113B का क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि कब जोड़ी गई है, और यहाँ देखो 113A का क्वेश्चन आ गया कि ये कब जोड़ी गई है। तो ये आपका मैंने बताया था कि 1983 में जो A है और 1986 में B है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 119, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, ये आईपीसी में किस धारा के अधीन दंडनीय है, तो ये 153A जो सेक्शन है उसके अधीन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट के लिए नामों का पैनल जो कौन तैयार करता है, तो जो 24 का जो क्लॉज 4 है उसमें है कोर्ट ऑफ सेशन जज जो होते हैं उनके परामर्श से डीएम तैयार करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 121, किसी अपराध का दुष्प्रेरण एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और उसके लिए कोई स्पष्ट प्रोविजन दंड के लिए नहीं है, तो ये किस धारा में है, तो ये है आपका 109। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका कि घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, तो ये आपका जो है किस सेक्शन में आ जाता है, 148 में, 144, 148, ये घातक आयुध से सज्जित होकर यहाँ पे बलवा करना 148 में, और विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना ये 144 में। इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद में 123 क्वेश्चन पूछा है, एविडेंस की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण वायलेशन के आधार पर चैलेंज किस केस में किया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस देवमन उपाध्याय का केस है ये। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 124, ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का अटेम्प्ट करता है और अपने प्रयास में ए जो है वो असफल हो जाता है क्योंकि जेड की जेब में कुछ नहीं था, तो ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने यहाँ पे जो है वो चोरी करने के प्रयत्न का अपराध किया है, यानी धारा 511 के अधीन। उसका धारा 511 का इलस्ट्रेशन है ये। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 124 क्या कहता है आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दिए गए कोर्ट शब्द की परिधि में कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका जो विवाचक होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है, जो विवेचना करने वाला होता है विवाचक। इसमें मजिस्ट्रेट शामिल है, व्यक्ति जो विधि तय साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है वो भी, और न्यायाधीश भी।
लेकिन शामिल कौन नहीं है? विवाचक। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है मैचिंग से सीआरपीसी की धाराएं, और यहाँ पे विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो जो आपका 272 है ये किससे रिलेटेड है? 272 है कोर्ट की जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड, और 2D में कंप्लेंट की परिभाषा दी हुई है, और 321 में क्या है आपका? प्रोसिक्यूशन को वापस लेना, और 257 में परिवाद को वापस लेना। तो ये आपका मैचिंग हो गया। तो ये आपका 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आपका बी ऑप्शन। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका कौन सा मैचिंग जो वो सही नहीं है? तो ये आपका जो है लूट जो है, इसमें लूट जो है आपका वो क्या है? 391 में जो दे रखा है, चूंकि 391 में क्या है? डकैती। तो यहाँ पे कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो लूट भी नहीं है, एडल्ट्री आपका सही है। यहाँ पे देखो एडल्ट्री आपका 497 में है, बाकी आपके ये तीनों गलत हैं, मैचिंग नहीं है। तो 1 2 और 4 ये तीनों आपके मैचिंग नहीं है। उसके बाद में पुलिस रेगुलेशन का क्वेश्चन है कि कौन सा पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताता है? तो ये आपका 215 से लेके 222 ये चैप्टर नंबर, ये चैप्टर 28 जो है वो अलग से है पूरा ही 215 से 222 तक। उसके बाद में 129 नंबर क्वेश्चन, सीआरपीसी की कौन सी धारा जो प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? तो ये आपकी जो सीआरपीसी की है वो 315 सेक्शन है। जैसे उसमें सह अपराधी है 130 में इंडियन एविडेंस एक्ट में, यहाँ पे अभियुक्त के लिए है कि अभियुक्त व्यक्ति जो बचाव में एक सक्षम साक्षी होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 130 कि कौन सा वाद जो है, कौन सा केस वो डीडी से यानी डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है? तो ये आपका क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला है, संकेतों के द्वारा जो है उसमें गवाही देना, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका मैचिंग से रिलेटेड, ये मैच करना है आईपीसी का कि 413 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? तो 413 जो वो चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासते, अभ्यासते मतलब हैबिचुअल डीलिंग, व्यापार करना। तो ये आपका ए का चौथा, तो ए का चौथा इसी में है। तो यहाँ पे आपका 4 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा। यानी 416 में क्या है? प्रतिरूपण द्वारा छल, इसकी परिभाषा दी हुई है। 419 में इसके लिए पनिशमेंट जो दिया हुआ है, और 436 जो सेक्शन है उसमें आपका घर को नष्ट करने की आशा से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा दृष्टि। तो ये आपका 436 में और 441 में आपराधिक अत्याचार की क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन दी हुई है। तो इस तरह से हमारा मैचिंग हो गया। उसके बाद में 132 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सेक्शन आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट की? तो ये आपका जो धारा 23 है सिविल मामले में लागू होती है। उसके बाद में 133 नंबर क्वेश्चन कि सीआरपीसी के अधीन निम्न में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है? तो ये आपका 233 का क्लॉज 2 है, जो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल चलता है तो उसमें उसके अधीन 233 में जो वो प्रतिरक्षा जब करता है तो उसी में 233 का क्लॉज 2 है। उसके बाद में आईपीसी की अंतर्गत में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जो है परिभाषित किया गया है किस सेक्शन में? तो ये आपका 29A जो सेक्शन है आपका, इसमें परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन है, ये पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा जो है ये प्रोविजन करता है कि पुलिस थाना अध्यक्ष का ये व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक ही सेल में या मतलब जेल में जो है एक साथ में ना रखे। तो ये आपका जो है 161 पैरा है। सीआरपीसी का जो संशोधन था 2005 का, 2005 की धारा 459 के अंतर्गत में 10 रुपए से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया। तो 10 रुपए के स्थान पर 500 रुपए जो है इसमें रखा गया 2005 के द्वारा धारा 459 में।
उसके बाद में सीआरपीसी में 459 जो सेक्शन है उसमें 10 रुपए के स्थान पर 500 रुपए वो 2005 संशोधन अधिनियम के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से है, इसमें भाषा जो है अलग तरीके से लिख रखा है। उसके बाद में 137 जो क्वेश्चन है वो क्या है, बी की हत्या के लिए ए का ट्रायल किया जाता है। अब ये फैक्ट कि ए ने सी की हत्या की है कि बी जानता था कि ए ने सी की हत्या की है। अब जो जानता था, जिसने देखा उसको हत्या करते हुए, तो बी ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दे करके ए से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, उसका धारा 8 के अधीन मोटिव, उसकी हत्या करने के लिए। उसके बाद में 138 क्वेश्चन, ये क्या है, मैचिंग से रिलेटेड, कौन सा इसमें से सही मैच है। तो आपका जो वासुदेव बनाम पेप्सू का मामला है ये धारा 86 से रिलेटेड है, बाकी इसमें कोई भी मैचिंग नहीं है। उसके बाद 139 कौन सा मैचिंग नहीं है, तो इसमें कौन सा मैचिंग नहीं है, तो आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन होते हैं वो 126 में है। तो यहाँ पे ये शासकीय जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं वो 124 में है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 140 क्वेश्चन, आईपीसी की किस धारा के अधीन जो है एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है तो उसको जो है आपराधिक दायित्व से मुक्ति किस धारा में है, तो वो है आपका धारा 78। उसके बाद सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जो जारी की जाती है, तो वो आपका 82 सेक्शन सीआरपीसी का। उसके बाद में 142 क्वेश्चन नंबर, स्थानीय अधिकारिता शब्द जो है उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो ये है आपका धारा 2 IJ, धारा 2J आपका, तो ये हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है धारा 436A, सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि क्या है, तो वो है अधिकतम कारावास अवधि का 1/2। उसके बाद में 144 क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका 299 का जो इलस्ट्रेशन है उससे है, ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशा से बिछाता है कि उसके द्वारा वो मृत्यु कारित करे। अब जेड यह विश्वास करते हुए कि भूमि वो कठोर है, सुदृढ़ है, उस पर चलता है और उसमें गिर जाता है और मारा जाता है, तो यहाँ पे ये आपका बन जाता है आपराधिक मानववध का अपराध। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 131 को संशोधित कब किया गया था, तो वो आपका 2000 में किया गया था, आईटी एक्ट 2000 के द्वारा। उसके बाद में 146 यहाँ पे केस से मैचिंग पूछा है, कूट से सही उत्तर आपको इसमें मैचिंग देना है, तो 146 का, तो 146 का जो मैचिंग है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका 2 1 4 3 ये आपका इसमें मैचिंग होगा, यानी 2 1 4 3 कैसे होगा, यानी जो बचाव के रूप में पागलपन है, तो पागलपन से रिलेटेड जो आर बनाम मैकनाटन का वाद है, सामान्य आशय से आपका वारेंद्र कुमार घोष का वाद है, आवश्यकता से रिलेटेड आपका आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद है, और प्राइवेट डिफेंस से आपका विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का वाद है। उसके बाद में 147 नंबर क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत कौन सी जो सेक्शन है वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम से रिलेटेड है, तो ये आपका 357A जो सेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट किस धारा में वॉलंटरी शब्द को परिभाषित जो किया गया है स्वेच्छा को, तो ये आपका सेक्शन 39। उसके बाद में जो 49 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से मैचिंग नहीं है, तो ये आपका जो है जो चोरी है वो 378 में है, जबकि सेक्शन यहाँ पे 388 यानी 388 दे रखा है, तो ये आपका मैचिंग नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका सीआरपीसी के अधीन किस चैप्टर के अंतर्गत में जो वो रेफरेंस एंड रिवीजन से संबंधित जो प्रोविजन है वो दिए गए हैं, तो वो चैप्टर नंबर 30 आपका। तो इस तरह से हमने देखा कि आपके जो हैं वो 1 से 150 तक क्वेश्चन जो 2022 का हमने पेपर सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम
जो पूर्व के जो है, अब चूंकि ये लेटेस्ट था, इसी को आधार पर ही जो 2025 का पेपर है वो इसी के आधार पर आएगा। बस उसमें 10 क्वेश्चन जो वो लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के जुड़ जाएंगे। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन आपके दोनों ही पार्ट में आ गया, जीके वाले पार्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ वाले पार्ट में तो 10 क्वेश्चन है ही है, यानी लगभग 14-15 नंबर का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहेगा। तो इस तरह से हम कवर करेंगे। अब चूंकि यहाँ जो लॉस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ आपके केस लॉ भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ आपके जीके वाले में केस लॉ आपके जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन जो है वो 14-15 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इतना हो गया। अब इसके बाद में जो वो दूसरा वाला जो पेपर है, इससे पहले वाला 2019 का जो पेपर है उसको कवर करेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।